मेरा नाम है आशीष कुमार। आप मेरे चैनल आशीष मैथ बोकारो में आपका स्वागत है। आज हम आरआरबी एनटीपीसी सीवीटी 1 7 जनवरी 2021 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन करेंगे और हम इसी तरह आरआरबी एनटीपीसी का सारा सेट डालते हैं और उसका मैथ्स का कमाल का सॉल्यूशन देते हैं। बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 में किसी त्रिभुज एबीसी में a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2s सामान्य संकेत प्रतीक के साथ है तो साइन a/2 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ बोल रहा है कोई त्रिभुज है, अगर हम त्रिभुज बना ले, कोई त्रिभुज है, a है, b है, c है, तो बोल रहा है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2s, तो साइन a का बाई 2 का मान निकालना है। तो अगर हम कोसाइन फॉर्मूला का यूज करें, साइन और कोसाइन फॉर्मूला का, तो a के सामने वाला हो जाता है a, b के सामने वाला b, c के सामने वाला c, तो a के सामने वाला भुजा हो जाएगा a स्मॉल a, b के सामने वाला भुजा हो जाएगा स्मॉल b, c के सामने वाला स्मॉल c हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ कोसाइन फॉर्मूला या साइन फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो कोसाइन फॉर्मूला cos a इजिकल टू क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc, ये फॉर्मूला है। और हम जानते हैं cos a का एक और वैल्यू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। हम लोग cos 2a का फॉर्मूला जानते हैं ना, उससे क्या होता है 1 माइनस 2 साइन a साइन स्क्वायर a, तो यहाँ 2a का a हो जाता है, तो यहाँ a का a बाई 2 हो जाएगा। सेम फॉर्मूला का यूज किए हैं हम लोग, cos 2a का फॉर्मूला का प्रयोग किए हैं। तो हम लोग जानते हैं cos a बराबर इतना दिया हुआ, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 इजिकल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, चूंकि cos स्क्वायर इतना होता है और cos a स्क्वायर इजिकल टू इतना, इतना इजिकल टू इतना भी हो सकता है, स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2bc, इतना लिख लेंगे। अभी 1 उधर चला जाएगा तो 2, तो 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 इजिकल टू हम लोग लिख सकते हैं b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2bc माइनस 1, तो हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर a बाई 2 इजिकल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 2bc, 1 है तो माइनस 2bc हो जाएगा बटा नीचे 2bc, और ये यहाँ माइनस 2 है, ये नीचे आ जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा इधर नीचे। आइए, तो साइन 2a साइन स्क्वायर a बाई 2 इजिकल टू हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ देख सकते हैं b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2bc, तो यहाँ b माइनस सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस a का होल स्क्वायर, ये 2 दूना 4 हो जाएगा, 4bc नीचे हो जाएगा माइनस 4bc, तो साइन स्क्वायर a बाई 2 को हम लोग लिख सकते हैं, ये माइनस उधर चला जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, पलट जाता है a स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा नीचे 4bc। तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, हम नेक्स्ट पेज में इसको बनाते हैं। तो साइन स्क्वायर a बाई 2 इजिकल टू हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बटा 4bc, इतना है, इतना हो जाएगा। अब हम लोग को ये ऊपर एक पता था कि a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू 2s दिया हुआ है, तो इसको हम देखें a स्क्वायर और b माइनस सी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लिखेंगे a प्लस बी, a माइनस बी में लिख सकते हैं ना, a साइन स्क्वायर a बाई 2 इजिकल टू a प्लस बी मतलब b माइनस सी, और a माइनस बी यानी a माइनस बी प्लस सी हो जाएगा, एक माइनस चढ़ेगा तो माइनस इसमें और प्लस इसमें बटा 4bc, तो साइन स्क्वायर a बाई 2 इजिकल टू हो जाएगा। अब हम देखते हैं a प्लस बी इजिकल टू 2s माइनस सी लिख सकते हैं, a प्लस बी इजिकल टू 2s, तो a प्लस बी के जगह पे हम लिखेंगे 2s माइनस सी हो जाएगा a प्लस बी के जगह पे। उसी तरह a प्लस सी के जगह पे अगर a प्लस सी यहाँ रहने दे, b को उधर भेज दे, तो 2s माइनस बी हो जाएगा, तो a प्लस सी के जगह पे 2s माइनस बी रह जाएगा इधर बटा 4bc हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर a बाई 2 इजिकल टू हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2s माइनस 2c 2s माइनस 2b बटा 4bc, तो इसका 2 कॉमन ले लेंगे तो इसका 2 बाहर निकल जाएगा, इसका भी 2 बाहर निकल जाएगा, यानी 2 2 4 बाहर निकलेगा, 4 4 कट जाएगा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर a बाई 2 इजिकल टू s माइनस सी, और इसका भी 2 कॉमन ले लिए थे तो s माइनस बी बाई बी सी, तो चूंकि स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट चढ़ेगा, यही आंसर है, s माइनस सी एस माइनस बी बटा बी सी।
यही है आंसर, ऑप्शन नंबर 2। इसका हम शॉर्ट वर्जन बनाने का कोशिश किए थे, हालांकि ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसका ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं। इससे एक चीज हम देखते हैं, अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया हो कि त्रिभुज में ए बी सी दिया हो और ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू 2s है और साइन ए बाई 2 निकालना हो, तो इसको साइन ए दिया है तो एस माइनस सी करेंगे बटा बी सी कर देंगे, ए नहीं लिखेंगे, यहाँ बी और सी लेंगे और बी सी ले लेंगे। और साइन बी बाई 2 दिया हो तो हम क्या करेंगे, एस माइनस ए लेंगे, एस माइनस सी बटा ए सी हो जाएगा। और साइन सी बाई 2 दिया हो तो एस माइनस बी बटा ए बी कर देंगे, इसका रूट अंडर, सॉरी सबका रूट अंडर हो जाएगा। इसका आंसर इतना होगा। तो आपको ये याद कर सकते हैं, ये फॉर्मूला है, यानी तो बनाएंगे तो इतना लंबा बनेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, एक घड़ी को निश्चित राशि में बेचने पर दीपिका 10% हानि हुई और उसी घड़ी को 140 रुपये अधिक में बेचने पर 4% का लाभ होता है, तो घड़ी का क्रय मूल्य। बोल रहा है दीपिका को 10% का हानि हुआ है घड़ी को बेचने पे। मान लेते हैं घड़ी का 100% का कोई मूल्य है, अगर हम उसको 90% में बेचेंगे तभी ना 10% का हानि होगा। लेकिन बोल रहा है कि अगर हम उसको 140 रुपये अधिक में बेचते हैं, यानी 140 रुपया अगर हम बढ़ा दें उसका दाम, तो उसमें कितना होगा, 4% का लाभ हो जाएगा, यानी 104% हो जाएगा। तो यहाँ कितना बढ़ गया, 14%। तो 14% के लिए हो जाएगा 140, तो टोटल तो 100% है, तो 100% के लिए कितना, यही तो मेरा घड़ी का क्रय मूल्य है। तो पहले भागा होता है फिर गुना होता है डायरेक्ट वेरिएशन में, 114 बटा 14 इंटू 100, 14 दहिया ये हो जाएगा 1000 रुपया, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में 10% का छूट घोषित करने के बाद 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार को 360 रुपए क्रय मूल्य वाली वस्तु पर कितना अंकित मूल्य करना होगा। तो हम एक चीज देख रहे हैं, अगर क्रय मूल्य 360 है और 25% का लाभ चाहिए तो इसको 125 में बेचेंगे, तो ये क्या होगा, वस्तु का दाम इतना हो जाएगा। लेकिन बोल रहा है अगर अंकित मूल्य इसका x मान ले, अंकित मूल्य पे 10% छूट देते हैं, यानी 90/100 में बेच देंगे, तो बोल रहा है इतना पे बेचने पे 25% का लाभ होता है, यानी x का 90/100 जो है ना बराबर हो जाएगा 25% लाभ होता है। तो इस पे भी 25% लाभ हो रहा है, इस पे भी 25%, यानी ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो 100 गया, तो 360 इंटू 125/90 इधर आ जाएगा, इधर x रह जाएगा, 0 0 जाएगा, 9 चौके 36, 125 चौके 500 होता है, यानी x इजकल टू 500, यानी अंकित मूल्य जो है ना 500 रुपया रखना होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में उस वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण का माप दिया हुआ है। मान लेते हैं कोई वर्ग है, इसका विकर्ण का माप दिया हुआ है, बोला भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, भुजा ए होगा, हम जानते हैं d इज इक्वल टू होता है √2a वर्ग का, तो d दिया हुआ है 10, इधर √2a, √2 उधर चला जाएगा तो a इज इक्वल टू 10 बाई √2 हो जाएगा। इसको रेशनलाइजेशन करेंगे, √2 से ये हो जाएगा 10 √2 बटा 2, नीचे √2 इंटू √2 हो जाएगा, 2 5 10 यानी 5 √2 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन में बोल रहा है 3 + 2√5 एक डैश है, बोल रहा है क्या, अपरिमेय है या अपरिमेय या सम्मिश्रित या प्राकृतिक है। हम ये देख रहे हैं परिमेय अपरिमेय क्या होता है, अपरिमेय। अगर ये रूट में रहेगा तो ये तो अपरिमेय है। अगर 3 + 2√5 को अगर हम तोड़ के रूट से बाहर निकाल सके तो ये परिमेय हो सकता है, क्योंकि ये टूट नहीं रहा है तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। अगर हम √25 लिखे तो इसका टूट के क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, रूट से 5 बाहर निकल जाएगा तो ये परिमेय हो जाएगा। लेकिन √5 लिखे तो ये क्या है, √5 ही होगा तो ये अपरिमेय हो जाएगा, क्योंकि ये टूट नहीं रहा है तो ये अपरिमेय ही हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में एक त्रिभुज की भुजाओं का माप का अनुपात 3 4 और 5 है, यह किस प्रकार का त्रिभुज है। हम देख रहे हैं 3 4 5 क्या ट्रिपलेट बना रहा है ना, h² = p² + b² का ट्रिपलेट होता है ना, 5 4 और 3 का ट्रिपलेट बना रहा है। हम देख के ही समझ में आ रहा है कि ये समकोण त्रिभुज है। लेकिन अगर हम इसको पहचानना हो कि कौन सा समकोण त्रिभुज है, कौन न्यूनकोण त्रिभुज है, कौन अधिकोण त्रिभुज है, तो कैसे करेंगे, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, h² = p² + b² हो अगर तीनों भुजा, तो ये समकोण त्रिभुज होगा, समकोण
त्रिभुज होगा। अगर एच स्क्वायर बड़ा है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से तो ये अधिक कोण हो जाएगा, ये अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। या एच स्क्वायर छोटा हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, ये हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्योंकि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है, ट्रिपेट बन रहा है इसके, तो ये समकोण त्रिभुज होगा, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में यदि निश्चित दिए गए आंकड़ों के आधार पर पाई चार्ट बनाया जाए, मतलब नीचे दिया गया जो आंकड़ा है उसके आधार पर पाई चार्ट बनाया जाए, पाई चार्ट बनाया जाए, तो फूड को निरूपित करने वाले वृत्तखंड का केंद्र कोण क्या होगा? तो केंद्र कोण बोल रहा है। अगर हम इसको पाई चार्ट में बना दें, इस तरह पाई चार्ट, ये एक वृत्त ले ले, इसमें कुछ एजुकेशन हो जाएगा और कुछ फूड हो जाएगा और कुछ रेंट हो जाएगा और कुछ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा, कुछ मिसलेनियस हो जाएगा, मिसलेनियस हो जाएगा। तो अगर इसको इस तरह बनाए तो बोल रहा है कि फूड का क्या होगा। तो हम एक चीज देखते हैं कि टोटल कितना होता है कोण 360, और टोटल कितना है तो जोड़ लेते हैं 150, 400, 550 और 250, 550, 600, 200, 800 हो जाएगा, और 40 और 160, 200 यानी 1000 हो जाएगा। यानी 1000 के लिए 360 डिग्री है, तो हमको फूड का निकालना है। तो फूड का कितना 400, तो 400 के लिए कितना डिग्री होगा, पहले भागा फिर गुना, तो 360 बटा 1000 इंटू 400, तो 10 गया, फिर यह 20 गया, 36 चौके 144, जो ऑप्शन नंबर 4 में है। इसको इस तरह निकाल सकते हैं, बिल्कुल समान सा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में अली किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है, बलविंदर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। उसी कार्य को 4 दिन में पूरा करने के लिए उन्हें चंदर के साथ कार्य करने के लिए कहा और उन्हें समय पर कार्य पूरा कर लिया, तो चंदर अकेले उस दिन को कार्य को कितने दिन में कर सकता है। बोल रहा है अली जो है ना और ये बलविंदर है, ये 8 दिन में कर लेता है और ये 10 दिन में काम कर लेता है। लेकिन बोल रहा है कि इसके साथ चंदर को भी लगा दे, यानी अली है, बलविंदर है प्लस चंदर है, तीनों मिलकर काम करता है, तो ये 4 दिन में खत्म हो जाता है। बोल रहा है कि उसके साथ अगर चंदर भी आ जाता है तो 4 दिन में खत्म हो जाता है। मतलब ये अली 8 दिन में, बलविंदर 10 दिन में, लेकिन अली, बलविंदर और चंदर जो है ना तीनों मिलकर 4 दिन में काम करता है। तो बोल रहा है चंदर कितने दिन में काम करेगा, वो 8, चंदर का पूछ रहा है। तो हम एक देख लेते हैं, तीनों का अगर हम एलसीएम निकाल लें कितना होगा, 8, 10, 40, 40 हो जाएगा एलसीएम। तो अगर हम मान लें 40 काम है, टोटल कितना काम है, 40 काम है। 8 दिन में ये अगर काम को कंप्लीट कर लेता है तो 40 काम ये 8 दिन में खत्म करता है। एक दिन का काम क्या होगा, टोटल 40 काम है, 8 दिन में खत्म कर देता है। तो 8 चौके 32 यानी 8 पचे 40, यानी एक दिन में 5 काम करेगा, तो 8 पचे 40 हो जाएगा, मतलब 8 दिन में काम खत्म हो जाएगा। ए का 8 दिन में काम खत्म कर लेता है, तो एक दिन का काम कितना होगा, 5 काम हो जाएगा। उसी तरह बी जो है 10 दिन में काम खत्म कर लेता है, टोटल 40 काम है, तो एक दिन का काम कितना होगा, 4 काम हो जाएगा। और तीनों मिलकर 4 दिन में काम खत्म कर लेता है, तो एक दिन का काम कितना होगा, 10 काम होगा, 4 से भागा देंगे तो 4 दही है 40। तो एक चीज देख लेते हैं, ए और बी किसी काम को 5 और 4 दिन में करता है, ए बी सी तीनों मिलकर 10 दिन में करता है, तो सी अकेले कितना दिन में करेगा, सी 1 दिन में करेगा, क्योंकि 5, 4, 9 काम तो एक दिन में ये लोग कर लेता है। और सी के साथ काम करता है तो 10 काम होता है, यानी सी एक काम को करेगा। तो हम देख सकते हैं, तो यहां बोल रहा है क्या कि उसी कार्य को 4 दिन में पूरा करने चंदर के साथ कहा गया था, चंदर कितने दिन में कार्य खत्म करेगा। तो ये देखो चंदर जो है ना एक दिन में एक काम करता है, 40 काम को करने में कितना दिन लगेगा, तो 40 दिन लगेगा। तो 40 को 1 से भाग देंगे तो 40 दिन हो जाएगा। क्योंकि यहां हम लोग देखते हैं, यहां बोल रहा है एक दिन में ही 5 काम करता है, ये 4 काम करता है, तीनों मिलकर 10 काम करता है। तो ए बी सी तीनों मिलकर 10 काम करेगा, ए बी 9 काम कर लेता है, यानी एक काम कौन करेगा, चंदर करेगा, एक काम चंदर करेगा। तो एक दिन में एक काम करता है ये चंदर, तो 40 काम 40 दिन में करेगा, सिंपल सी बात है, यानी ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, एक वृत्ताकार मार्ग पर चलते हुए अंश एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट लगते हैं और इसी चक्कर को पूरा करने में सिद्धि को 12 मिनट लगते हैं। यदि वे एक ही बिंदु से और एक ही समय पर चलना आरंभ करते हैं तो वे कितने समय बाद आरंभिक बिंदु पर दोबारा मिलेंगे। बोल रहा है एक वृत्ताकार मार्ग है, एक बिंदु से दोनों चलना आरंभ करता है। बोलता है अंश जो है यानी ए, अंश ए मान लेते हैं, 18 मिनट में एक राउंड मार लेता है, लेकिन बोल रहा है सिद्धि जो है ना 12 मिनट में मार लेता है। बोला दोनों एक स्थान से चलना शुरू करता है,
तो पुनः इस स्थान पे कब मिलेगा, तो दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 12 18 18 का एलसीएम 12 18 दूनी 36, 12 3 36, यानी एलसीएम 36 हो जाएगा। तो 36 मिनट में वे दोनों दोबारा एक ही स्थान पे मिलेंगे। कैसे, तो ये 18 मिनट में एक चक्कर मारता है, तो 36 मिनट में दूसरा चक्कर, एक चक्कर मारेगा 18 मिनट में, और दूसरा बार फिर 18 मिनट में एक चक्कर मारेगा और यहां पहुंच जाएगा अरविंद। लेकिन ये जो है ना 12 मिनट में एक चक्कर मारता है, तो ये 3 चक्कर मार के 36 मिनट में 12 3 36 यहां पहुंच जाएगा, यानी दोनों 36वां मिनट पर दोनों एक ही स्थान पर पहुंच जाएगा अगर एक साथ निकलता है। तो ये इसका एलसीएम ही इसका, अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया हो तो सिंपल इसका एलसीएम निकाल दे, यानी आंसर हो जाएगा 36। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में घन का अभ्यंतर विकर्ण इतना है तो घन का आयतन बोला। तो विकर्ण, घन क्या होता है, घन का विकर्ण दिया हुआ था, यानी डी इज इक्वल टू, घन का विकर्ण जो है ना डी इज इक्वल टू होता है √3a। घन का विकर्ण इतना होता है, तो विकर्ण दिया हुआ है 8√3, यानी √3a, √3 गया, a क्या है घन का भुजा इक्वल टू 8, तो बोला आयतन। तो घन का आयतन होता है AQ होता है, घन का आयतन कितना होता है AQ। तो आयतन वॉल्यूम इज इक्वल टू AQ, यानी 8 का Q हो जाएगा, जो कि होता है 512। ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में समीकरण के लिए a का मान ज्ञात कीजिए। इसको अगर हम बनाने जाए बहुत लंबा बनता है, हम क्या करते हैं इसका मान रख देते हैं, a का मान रख देते हैं। a का मान कितना है, यहाँ π/3 दिया हुआ है, अगर पाई 180 डिग्री होता है, इसको 3 से भागा देंगे तो 60 डिग्री निकल जाएगा। ये कितना है 60 डिग्री, ये कितना है 60 डिग्री, ये कितना है 2π/3 यानी 120 डिग्री हो जाएगा। ये भी 120 डिग्री हो जाएगा। ये π/6 30 यानी 150 डिग्री हो जाएगा। तो हम इसका मान रखना शुरू करते हैं। अगर tan a का मान यानी tan 60 डिग्री है प्लस tan 120 2a मतलब 60 दूना 120 हो जाएगा, प्लस tan 3a यानी 180 डिग्री। तो सेम यहाँ पर ही हो जाएगा tan 60 इंटू tan 120 इंटू tan 180। तो हम आपको बता दें tan 60 का होता है √3 और tan 120 का होता है -√3। ऐसा किस लिए, ये सेकेंड 120 डिग्री है ना सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो होता है ना tan और cot पॉजिटिव अथी साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, सॉरी। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन, तो हम tan 180 माइनस 120 डिग्री करेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो tan 60 डिग्री ही होगा, लेकिन -60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ही tan जो है ना नेगेटिव हो जाता है, यहाँ सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ tan 60 डिग्री ही होगा, माइनस tan 60 डिग्री होता है √3, लेकिन -√3 प्लस 180 डिग्री साइन, देखो tan 0 डिग्री 0 होता है, 180 डिग्री भी 0 होता है। तो √3 और -√3 गया 0 हो गया, यानी ये टोटल 0 हो गया, इज इक्वल टू यहाँ √3 इंटू tan 20 का तो निकाल चुके हैं 120 का, -√3 इंटू 0, 0 से गुना होगा तो 0, यानी 0 बराबर 0 हो जाएगा, यानी LHS बराबर RHS, यानी 60 डिग्री सही है। 60 डिग्री तो यहाँ भी है, तो हम इस केवल 60 डिग्री है या फिर 60 और 120 दोनों है, इस चेक कर लेते हैं। तो 120 लगाते हैं, आप 120 डिग्री रखेंगे प्लस tan 2a यानी 120 गुना 240 हो जाएगा, प्लस tan 360 डिग्री हो जाएगा, सेम हो जाएगा tan 120 tan 240 और tan 360 गुना हो जाएगा। तो 120 का मान तो हम ऑलरेडी यहाँ निकाले, -√3 होता है, और 240 ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा यानी tan 60 डिग्री हो जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव हो जाता है, यानी √3 हो जाएगा इसका आंसर। तो tan 60 डिग्री हो जाएगा √3, इसको हम लिख सकते हैं tan 180 प्लस थीटा 100 यानी 180 प्लस 60 डिग्री 240 ही होगा। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो tan पॉजिटिव होगा, यानी tan 60 डिग्री होगा, जो कि √3 होता है। तो √3 हो जाएगा, प्लस tan 360 0 होता है, 360 tan 0 डिग्री भी 0 होगा, 360 भी 0 होता है, यानी ये 0 हो जाएगा, यानी ये भी कट के 0 हो गया, और यहाँ भी ये 60 0 है तो 0 हो जाएगा, यानी 0 बराबर 0, यानी ये भी LHS बराबर RHS हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ये ऑप्शन में दिया केवल 60 डिग्री यानी π/3, केवल 2π/3 नहीं है, ये दोनों हो जाएगा, π/3 2π/3 दोनों आंसर हो, यानी ऑप्शन नंबर 2। तो आप इसका मान बैठा सकते हैं तो भी आसानी से निकल जाएगा, बराबर हो जाएगा 0 0, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। आपको क्वाड्रेंट पता होना चाहिए कौन सा, हम इसका क्वाड्रेंट बता देते हैं आपको एक बार और फिर से। अगर हम इसका क्वाड्रेंट बता दें, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये होता है 0 से 90 डिग्री, ये होता है 90 माइनस थीटा, यहाँ ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव हो जाएगा सारे, इसमें सब पॉजिटिव होता है, या फिर 360 प्लस थीटा भी होता है इसमें, और इसमें
90 से 180, मतलब 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा होता है इसमें। ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में ये सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, इसमें सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। ये होता है 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा होता है। ये 270 प्लस थीटा होगा और 360 माइनस थीटा हो जाएगा। और इसमें सिर्फ होता है कॉस और सेक पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको क्वाड्रेंट बता दिए। क्वेश्चन नंबर 12 में यहां दिया हुआ आर में एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर हो तो एफ के परास यानी रेंज में इनमें से कौन सा शामिल होगा। तो बोल रहा अगर एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर दिया हो, बोल रहा रेंज यानी परास, तो बोल रहा रेंज यानी परास, परास बोल रहा। तो परास जो होता है ना, सब मैक्सिमम और मिनिमम नंबर का ही अंतर होता है, यानी मैक्स वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का ही डिफरेंस होता है परास। सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का अंतर होता है। तो अगर हम x इजिकल टू 1 माइनस 1 कुछ भी माने तो एक्स स्क्वायर है, तो आपको देखना होगा एक्स स्क्वायर में अगर 1 का भी वैल्यू रखते हैं तो 1 ही होगा, माइनस 1 का भी वैल्यू रखते हैं तो 1 ही होगा। हम कुछ भी मान रखें, जो भी मान होगा धनात्मक होगा, इसको ऑप्शन नंबर 1 मान सकते हैं। तो आपको एक चीज समझ गए कि अगर परास में x का वैल्यू कुछ भी हो, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो, 1 2 3 4 या फिर माइनस 1 2 3 4, अगर कुछ भी हो, मान हमेशा धनात्मक होगा। x का वैल्यू कुछ भी हो, मान धनात्मक होगा। तो ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में अमित किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, उसी कार्य को बलवीर अकेले 10 दिन में पूरा कर सकता है। यदि अमित अकेले 3 दिन तक कार्य करता है और 3 दिन बाद बलवीर उसके साथ जुड़ जाता है तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। बोल रहा अमित जो है ना 15 दिन में काम खत्म कर लेता है, बलविंदर 10 दिन में खत्म कर लेता है। तो अमित अकेले 3 दिन तक कार्य करता है, 3 दिन बाद बलविंदर जुड़ जाता है। मान ये दोनों का एलसीएम कितना होगा, 15 30 हो जाएगा। हम देखते हैं 3, अगर मान लो टोटल 30 काम है, 30 काम है तो 15 दिन में काम खत्म कर लेता है। तो एक काम 2 दिन, मतलब एक दिन का काम कितना होगा, 2 काम करेगा। टोटल 30 काम है, ये 15 दिन में काम खत्म करता है, यानी एक दिन में 2 काम करेगा, ताकि 15 दूनी 30 काम 30 दिन खत्म हो जाएगा 15 दिन में। अगर ये 10 दिन में काम खत्म करता है, टोटल 30 काम है, तो एक दिन में 3 काम करेगा। तो हम बोल रहा है कि अमित अकेले 3 दिन तक काम करता है, क्योंकि एक दिन में 2 काम करता है, 3 दिन में कितना काम करेगा, 3 × 2, यानी टोटल 6 काम कर चुका है। अमित जो है टोटल 6 काम कर चुका है। बचा कितना, बचा 24 काम, बचा 24 काम जो 3 दिन बाद बलबीर के साथ जुड़ जाता है। मतलब 3 दिन बाद जो 24 काम बचा वो बलबीर के साथ मिलके कर रहा है, मतलब 3 2 5, दोनों मिलके एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो 24 काम है, तो 5 से भागा दे देंगे, तो 5 चौके 20, 4/5 दिन में काम खत्म कर देगा। मतलब 3 दिन तो अमित अकेले किया, अब बाकी अमित और बलबीर मिलकर 4.4/5 दिन में काम किया, मतलब टोटल 7.4/5 दिन में काम खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए पूछ रहा है। तो हम इसमें 4 में 3 गया तो 1 बचेगा, अगर इसका प्लस इसका एलसीएम ले ले 4 और 3 का तो 12 हो जाएगा। तो 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9 और 3 चौके 12, 4 हो जाएगा। 9 में 4 घटेगा, 5/12 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई इसका अगर हम ले ले एलसीएम तो 20 हो जाएगा। 4 5 20, 5 से गुना करेंगे 5 तिहाई 15 हो जाएगा। अब 5 चौके 20, इसको 4 से गुना करेंगे तो 5 तिहाई 15 और 4 तिहाई 12, 15 में 12 घट जाएगा तो बचेगा 3, डिवाइडेड बाय फिर प्लस हो जाएगा 5 5 गया, 7 7 गया, 3 तिहाई 9 यानी 1/3 बचा इधर। तो इसको 12 कम 12 5, 17/12 हो जाएगा। ये गुना है, भागा है तो गुना में करेंगे तो 20/3 पलट जाएगा, प्लस 1/3 है तो 4 तिहाई 12, 4 5 20, 17 5 85/9 प्लस 1/3 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 9 एकम 9, 85 एकम 85 हो जाएगा, और 3 तिहाई 9 प्लस 3, इसको लिख सकते हैं 88/9 जो कि हो जाएगा 9.7/9, ऑप्शन नंबर
2, 9 81 होता है बटा 7/9, इतना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में एक रेलगाड़ी बस से 50% अधिक तेजी से चल रहा है, तो दोनों एक ही समय पर करनाल से चलना शुरू करती है और एक ही समय पर पानीपत पहुंचता है। करनाल से इतना दूर पर है, जो कि करनाल से इतना दूर पर है। पानीपत करनाल में 75 किलोमीटर का दूरी। हालांकि रास्ते में रेलगाड़ी एक स्टेशन पर 12.5 मिनट के लिए रुकी, तो बस की चाल बता देना। और बोल रहा है करनाल से हरियाणा, यहाँ करनाल है, करनाल, और बोल रहा पानीपत। तो एक चीज़ देखो, एक बस और ट्रेन एक ही समय पे खुलता है, बस और ट्रेन एक ही समय पे खुलता है। एक का चाल बोल रहा है जो भी एक्स है, तो दूसरा का चाल मतलब 50% अधिक है, तो एक्स का 50% अधिक हो जाएगा, यानी 150/100 हो जाएगा। 0 0 गया, 5 3 15, 5 2 10, यानी दूसरा का चाल हो जाएगा 3x/2। तो दूसरा का चाल आप कर सकते हैं 3x/2 हो गया, 1.5 गुना ज़्यादा है, यानी 3x/2। तो बोल रहा है समय दोनों को टी समय लगा, इसको भी टी समय लगा, इसको भी टी समय लगा, लेकिन ट्रेन जो है ना 12.5 मिनट रुका था। अगर ट्रेन 12.5 मिनट रुकता नहीं तो 12.5 मिनट पहले पहुंच जाता, यानी बस टी मिनट में अगर पहुंचेगा तो ट्रेन 12.5 मिनट पहले पहुंच जाएगा, मतलब टी माइनस 12.5 मिनट में पहुंच जाएगा। तो चाल इजिकल टू क्या हो जाएगा, चाल इजिकल टू दूरी बटा समय। तो इसका चाल कितना होगा, एक्स, दूरी बटा समय, और दूरी दिया हुआ है 75 किलोमीटर, तो चाल x इजिकल टू हो जाएगा, दूरी कितना है 75, पहला वाला बस का देख रहे हैं, इसका चाल x है किलोमीटर प्रति घंटा और समय t है, तो दूरी बटा चाल x इजिकल टू इतना हो जाएगा। इक्वेशन 1 इसको कर सकते हैं। और दूसरा का चाल है 3x/2, तो इसका चाल इजिकल टू दूरी बटा समय, इसका दूरी 75 है और समय t माइनस इतना लगा रहा है। एक चीज हम इसमें नोटिस करने वाला है कि अगर ये टी समय लेता है 75 के चाल से, चूंकि इतना मिनट ले रहा है, इसको 60 से भागा करेंगे तो ये भी घंटे, चूंकि किलोमीटर प्रति घंटा में है तो ये भी घंटा में होना चाहिए, तो 60 पलट कर ऊपर चला जाएगा। तो नीचे टी को 60 से, इसको मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए 60 से भागा देंगे, इसको भी 60 से भागा देंगे, तो 60 ऊपर चला जाएगा, यानी 60 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, 60 ऊपर आ जाएगा। उसी तरह इसमें भी 60 ऊपर आ जाएगा। तो x का वैल्यू हम यहाँ x का मान रख सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 माने, इसको इक्वेशन 2 माने, तो x का मान हम यहाँ रखेंगे, तो 3/2 इंटू एक्स के जगह पे इतना लिख सकते हैं 75 इंटू 60/t। 3x/2 के जगह पे हम x का वैल्यू यहाँ रख दिए, और इजिकल टू इतना है 75 इंटू 60/t माइनस 1.25, इतना लिख सकते हैं। ये 75 60 75 60 गया, ये इधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ 3t माइनस 12.5 इधर हो जाएगा 2t, ये 3t माइनस 12 36 37.5 इजिकल टू 2t, और t इजिकल टू हो जाएगा उधर जाके 37.5, t इजिकल टू 37.5। तो एक चीज हम देख लो, t इजिकल टू कितना लगा 37.5, बोल रहा बस का चाल ज्ञात कीजिए। बस का चाल कितना था, ये 75 60/t, हमको t निकल गया है, तो अब हम बस का चाल निकाल सकते हैं। तो बस का चाल निकालने के लिए इसको हम मिटा देते हैं, जगह बना लेते हैं। तो बस का चाल x है मेरा, जो कि दिया हुआ है 75 इंटू 60/t, और t कितना निकला 37/5, 37 दूना ही 75 होता है, 60 दूना 120 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि बस का चाल है। ऑप्शन नंबर 1 निकल गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको समझाने के लिए हमको लंबा बनाना पड़ा, नहीं तो इसको शॉर्ट भी कर सकते थे। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन को समझ कर ही बनाना होता है, नहीं तो ज्यादा ट्रिक लगाने से गड़बड़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ दिया हुआ है कि वाट के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ 12 8 20 हो जाएगा, 2 6 12 माइनस 6 5 30 हो जाएगा, माइनस ये 34 19 घटेगा तो 15 हो जाएगा, यानी 45/15 इक्वल टू 8, 15 तिया 45, यानी 20 माइनस 30 माइनस 3, तो 33 में 20 जाए माइनस 13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में 9 वस्तु का विक्रय मूल्य 15 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। 9 वस्तु का विक्रय मूल्य
15 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। अगर हम माने एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया, तो 9 वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 9 रुपया। अब 15 वस्तु का क्रय मूल्य 15 रुपया। ये बोल रहा है 9 वस्तु का क्रय मूल्य 9 रुपया है, 15 वस्तु का क्रय मूल्य 15 रुपया है, लेकिन बोल रहा है 9 वस्तु का विक्रय मूल्य 15 रुपया है, 15 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो 15 रुपया हो जाएगा, यानी 6 रुपया अधिक में बेच रहा है। तो 6/9 इंटू 100 हो जाएगा। तो 3 दूनी 3 तिहाई, 3 से काटेंगे 33.33 इंटू 2 यानी 66.66 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 18 में निम्नलिखित संयुक्त आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम एक चीज देख लेते हैं, यहाँ 19 है, यहाँ टोटल 19 है और ये 6 है। अगर हम सिर्फ इसको देखें, इस बॉक्स को जिसको हम रेड से कवर कर रहे हैं, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? ये तो आयत की तरह है, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी 19 इंटू 6 हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल 19 इंटू 6 हो जाएगा, प्लस इसका क्षेत्रफल भी निकालना है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए ये टोटल कितना है 19 और यहाँ इतना 12 है, 19 में 12 घटा देंगे तो 7 बचेगा, यानी ये जो 7 है और ये 6 है, तो ये एक त्रिभुज बन गया। और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आधार कितना है 6, ऊंचाई कितना है 7, तो इसका क्षेत्रफल आयत का इतना निकल गया, त्रिभुज का इतना निकल गया। ये आयत का इतना है, ये त्रिभुज का इतना है, तो ये आयत प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल, सबका आकृति का क्षेत्रफल निकल गया। तो 19 छक 114 प्लस 2 तिहाई 7 तिहाई 21 यानी 5 3 1 यानी 135 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में एक नगर की जनसंख्या 10% प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 20,000 है तो अगले वर्ष इसकी जनसंख्या, मतलब अगले वर्ष ही पूछ रहा है, अगर अभी 20,000 इसका जनसंख्या है तो 10% बढ़ेगा तो अगला बार 110 हो जाएगा, यानी 110/100। अगला वर्ष तो इतना ही होगा ना, 1 0 1 0 गया, 1 0 1 0 गया, 11 दूनी 22, 20,000 से 22,000 हो जाएगा, यानी 2,000 जनसंख्या बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है माध्य 25 है, मानक विचलन स्टैंडर्ड डिविएशन यानी दिया हुआ है 5, विचलन गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं विचलन गुणांक का एक फॉर्मूला हम जानते हैं, विचलन अंक इज इक्वल टू होता है मानक विचलन इंटू 100 बटा माध्य। विचलन गुणांक यानी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू मानक विचलन कितना दिया 5 इंटू 100, माध्य कितना दिया हुआ 25, 5 5 25, 5 से 20 बार में टोटल 20% आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ 48 और 144 का महत्तम 48 है, तो 48 144 का लघुत्तम कितना होगा? तो हमको डायरेक्ट दोनों का लघुत्तम ही निकाल देते हैं। ये दोनों किससे कट रहा है? 12 12 दोनों 12 चौक 48, अब 12 12 100, फिर 4 से कटेगा 4 एकम 4 4 तिहाई 12, तो 12 चौक 48 तिहाई 144। एलसीएम इसका कितना हो जाएगा 144। ऑप्शन नंबर 2। इसको वैसे भी 48 और 144 दिया हुआ है, अगर ये दोनों का एलसीएम जो है एचसीएफ 48 है तो एलसीएम 144 ही होगा, तो इसका एलसीएम निकाल लेंगे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह दिया हुआ है इतना का दशमलव विस्तार कितना होगा? तो अगर 0109/100 का दशमलव विस्तार कितना होगा? अगर 2 0 है तो 1.09 ही होगा। अब 1.09 किसका आ रहा है? इसका हो जाएगा 1, 0/10 का 0 हो जाएगा, प्लस इसका 9/00 दिया हुआ तो 0.09 हो जाएगा इसका, इसको जोड़ देंगे तो 1.09 09 1.09 यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगर ऑप्शन नंबर 2 को देखते 1 होता और प्लस 0.9 होता तो 1.9 हो जाता, यहाँ 1.09 है, ये नहीं होगा। उसी तरह इसको भी देखेंगे 0/100 0 ही होगा, यानी 109 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। और इसका 10 प्लस 0.09 हो जाएगा, तो ये 10.09 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, हमको 1.09 चाहिए था। ऑप्शन नंबर 1 ही होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह दिया हुआ है, बोल रहा है कि इतना बाई इतना, इतना बाई इतना, इतना बाई इतना का शांत दशमलव कौन है? अब देखो शांत और अशांत दशमलव हम बता देते हैं, बहुत पूछ रहा है। शांत दशमलव का बात करें, अगर हम शांत दशमलव का बात करें, जैसे 2/5 ये क्या शांत दशमलव, इसको कैसे लिखेंगे? 0 हो जाएगा और 5 चौके 20 0.4 हो जाएगा। इसके बाद तो कोई संख्या होगा नहीं, जैसे 2/10 इसको कितना लिखेंगे? 0.2 लिखेंगे। ये शांत दशमलव है। अशांत दशमलव किसको कहते हैं? अशांत दशमलव। जैसे 1/3 इसको 3 0.33 ... चलता जाता है, ये अशांत दशमलव है।
जैसे 100/3, इसका 3 डॉट 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 चलता है, ये अशांत दशमलव होता है। तो जिस संख्या आप जो, अब जैसे पहला ले लेते हैं 15/600, इसको अगर हम काटे 3 से, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, ये 5/200 हो जाएगा। इसको अगर हम 2 से काटे तो ये अढ़ाई हो जाएगा, 2.5, यानी 2.5/100, अगर 100 हो जाएगा तो ये हो जाएगा, इसको एक और देंगे ये, यानी 0.025 हो जाएगा इसका आंसर। ये पॉइंट के बाद 3 ही दशमलव है, 3 है, पॉइंट के बाद 3 अंक है, ये शांत हो जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद 3 ही निकल रहा है, 3 से ज्यादा नहीं है। इसकी तरह नहीं है, 1/3 की तरह नहीं है, डॉट 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 चलता जा रहा है, इसलिए ये अशांत है। ये शांत दशमलव पूछ रहा है तो शांत दशमलव यही हो जाएगा। और उसी तरह अगर हम इसको ले 29 इतना 29/343, जो कि 29/7 का क्यूब होता है, ये बहुत चलता चला जाएगा, इसको भागा देंगे ना तो डॉट डॉट चलता चला जाएगा, पॉइंट के बाद रुकेगा ही नहीं, तो ये अशांत दशमलव हो जाएगा। ये भी अशांत दशमलव। इसको पहचानने का एक नियम है, अगर नीचे 3 हो या 7 हो या 11 हो या 13 हो, तो ये लगातार चलता जाता है, और नीचे 2 हो, 5 हो या 10 हो तो ये शांत दशमलव ही बनता है, इसका 2 पॉइंट पे रुक जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में उस संख्या का चयन कर जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यह बोला 1 है, 9 है, 25 है, 49 है, अगला स्थान पे क्या आएगा? बोला 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, सॉरी इसको 3 का, 1 3 5, ये 7 का स्क्वायर, तो अगला बार 9 का स्क्वायर आएगा, यानी 81 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आसान था यह। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया हुआ है, ध्यान में रखिए कि बी और डी क्रमशः इतना और इतना है। बी कितना है? 7x-30 है, और डी कितना है? 5x। तो देखो बी और डी दिया हुआ है, तो अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो ये भुजा बराबर होगा, और ये भुजा बराबर होगा। तो समांतर चतुर्भुज के सामने की भुजा यानी ये वाला और ये वाला बराबर होता है, और ये वाला बराबर होता है, यानी 7x-30 बराबर हो जाएगा 5x के। तो 7x/30 डिग्री बराबर हो जाएगा, तो 5 इधर आ जाएगा, 30 उधर चला जाएगा, तो यह 2x = 30 डिग्री, यानी x = 15 डिग्री हो जाएगा, यानी 2 से 15 बार में कट जाएगा, x = 15 डिग्री। ऑप्शन नंबर 3, x का वैल्यू बोला था, x का मान बोला था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 में प्रज्ञा ने अपने जन्मदिन की पार्टी में 7:6 में पुरुष और महिला को आमंत्रित किया, यानी पुरुष और महिला 7:6 के अनुपात में आमंत्रित किया। यदि पार्टी में जाने वाली पुरुषों की संख्या 56 है तो पार्टी में शामिल होने वाले कुल मेहमानों की संख्या क्या? यानी पुरुष कितना है? 56 है, तो कुल कितना होगा? यानी 7 के लिए 56, कुल कितना है? 6, 7 6 13, 13 के लिए कितना? तो पहले भागा होता है फिर गुना, यानी 56/7 × 13, 7 8 56, 13 8 104, 104। ये ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 27 में, एक निश्चित धनराशि को 3 मित्र राजीव, केवल और अमित के बीच 2, 3 और 7 के अनुपात में विभाजित किया गया है। यदि अमित का हिस्सा केवल के हिस्सा से 15 अधिक है तो विभाजित की गई धनराशि, यानी टोटल धनराशि पूछ रहा है। अगर हम राजीव, केवल और अमित का बात करें तो 2:3:7 अनुपात में है। बोल रहा है कि अमित का हिस्सा केवल से 15 अधिक है। अमित जो है ना केवल से कितना अधिक है अनुपात में? 4 अधिक है, और ये वो बता कितना रहा है? 15 अधिक रुपया बता रहा है, यानी 4 के लिए 15, तो टोटल कितना है? 7 3 10 12, 12 के लिए कितना हो जाएगा? तो 15/4 × 12, 4 तिहाई 12, 15 तिहाई 45 हो जाएगा, यानी 15/45, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भिन्न इतना 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 के आरोही क्रम को दर्शाता है? तो आरोही क्रम का नियम सबसे आसान विधि है और सबसे नॉर्मल विधि है कि इसको भागा दे दिया जाए। भागा देंगे, अगर हम पॉइंट बैठाएं तो 0 हो जाएगा, तो 3 तिहाई 9, फिर तिहाई 9, 3 3 3 चलता जाएगा। इसको भागा देंगे तो अगर पॉइंट बैठाएंगे तो 0 हो जाएगा, 7 5 35, फिर 5 0 7 7 49, इसमें पॉइंट बैठाएंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, 4 5 5 चौके 40 हो जाएगा। ये 33 है, ये 40, ये 57 है। सबसे छोटा आरोही क्रम मतलब छोटा से बड़ा। आरोही क्या होता है? छोटा से बड़ा। अवरोही बोलेगा तो बड़ा से छोटा। तो छोटा कौन है? 10/3, सॉरी 1/3। छोटा कौन है? पहले 33 वाला छोटा है, यानी 1/3। उससे बड़ा कौन है? 20/5, सॉरी 2/5, और ये 4/7, यानी इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, आरोही क्रम।
तो 1/3, 2/5, 4/7, यानी 1/3, 2/5, 4/7, ये आरोही क्रम ऑप्शन नंबर 2। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, सबसे आसान हमको यही लगता है। या फिर 1/3, 4/7 और 2/5, इस सबका एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 7, 3 × 7 × 5, इतना ही हो जाएगा। 3 से भागा देंगे तो 5 × 15 बचे, 7 बचे 35 से कम 35 हो जाएगा। 7 है 5 × 15 = 60 हो जाएगा, और 5 से 5 7 21 दूना 42 हो जाएगा। सबसे बड़ा कौन है ये, सबसे छोटा कौन है ये, यानी 1/3, उससे बड़ा 42, यानी 2/5, और उसके बाद 4/7, ऐसे भी निकाल सकते हैं। एलसीएम लीजिए, जिस तरह आप जोड़ते हैं उसमें जो बड़ा होगा वो बड़ा, जो छोटा होगा वो छोटा हो जाएगा। इसको इस तरह भी निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 में 8 - 2√15 का रूट अंडर रूट कर दिया गया है। अब बोल रहा है ये किसके बराबर है। तो अगर हम देखें 8 - 215 बोल रहा है किसके बराबर है, तो हम इसको तोड़ सकते हैं 5 × 15 में, यानी 2 × √5 × √3 में तोड़ सकते हैं इसको। और 8 को 5 + 3 में, 5 × 3 = 8 हो जाएगा। तो 5 को लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर, और 3 को √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, -2 √5 × √3। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, a² b² -2ab, यानी √5 - √3 का होल स्क्वायर का रूट। अब रूट से स्क्वायर, रूट हट जाएगा, स्क्वायर से रूट, यानी √5 - √3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 में भावना ने 26 मार्च 2018 को ऋण दाता से 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4500 रुपया उधार लिया, और उसी वर्ष 7 जून को ऋण चुका दिया। उसने अपने ऋण चुकाने के लिए कितनी धनराशि का भुगतान करना पड़ा। हम देख रहे हैं 4500 का उधार लिया है। अब उसको इतना दिन बाद कितना, मतलब 26 मार्च को उधार लिए, 26 मार्च 2018 को, और 26 मार्च के बाद पूरा 7 जून को उधारी चुका दी है। तो 26 मार्च, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक इसका पैसा रहा होगा। तो मार्च में कितना दिन रहा, तो मार्च में 26 मार्च को तो पैसा लिया है, मतलब मार्च का 31 का महीना होता है, तो बाकी 26, 5, 31, और ये 30 का महीना हो जाएगा, ये 31 का, ये जून तो 7 ही दिन है, तो टोटल 5, 30, 30, 60, 66, 7, 73, यानी 73 दिन तक पैसा उधार लिया। ये 73 दिन तक पैसा उधार लिया, 26 मार्च से 7 जून तक 73 दिन हो गया, हम दिन जोड़ लिए। तो बोल रहा है 1 साल के लिए 15% ब्याज लगता है, 1 ईयर, यानी 1 साल के लिए 15%। 1 साल में 365 दिन होता है, 15%, तो 73 दिन में कितना प्रतिशत ब्याज होगा। यहां बोल रहा है 1 साल में, यानी 365 दिन में 15% ब्याज है, तो 73 दिन में कितना % ब्याज होगा। तो इस पहले भागा फिर गुना, तो 15/365 × 73, 5 से काटेंगे 3 × 15, 5 7 35, 5 7 35, 5 3 15, 73 गया। तो बोल रहा 73 दिन में 3% ब्याज मिला है। तो 73 दिन ही पैसा लिया, 73 दिन के लिए, और उसका 3% हुआ, तो हमको 4500 का 3% निकाल देंगे। तो 0 0 गया, 15 3 45 3 135, यानी 135 रुपया इसका ब्याज हुआ। टोटल 4500 रुपया था, 135 रुपया ब्याज हुआ, यानी 35646, यानी इतना धन ही लौटाया होगा, 4635, यानी ऑप्शन नंबर 1 4635, 4635 रुपया वो लौटाया 4500 रुपया का। इतना का धन था, इतना ब्याज हो गया, टोटल जोड़ने पर इतना रुपया इसको लौटाना पड़ा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 में अनुज अपने बगीचे में 5625 पौधे इस प्रकार लगाता है कि पंक्ति की संख्या, प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या समान रहती है। तो प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें बोल रहा पंक्ति की संख्या x है, तो पौधों की संख्या भी x होगा, यानी x × x, x² हो जाएगा, यानी x² = 5625 हो जाएगा। पंक्ति की संख्या पौधों की संख्या बराबर, यानी x² = कितना हो गया, इतना हो गया। तो x = यानी पौधों की संख्या निकालना हो तो पंक्ति की संख्या पौधों की संख्या बराबर है, तो टोटल पौधा कितना होगा, x × x, x² हो जाएगा, यानी x² = हो जाएगा इतना। तो x = √5 तो ये हो जाएगा 5 7 8 56, यानी 75, x = 75। हम स्क्वायर रूट का चैप्टर पढ़ाएंगे तो अब आपको ट्रिक से स्क्वायर निकालने सिखाएंगे। तो ये होता है 75 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 में दी गई पाई चार्ट 2012 से 18 तक विभिन्न वर्षों में अंतर्राज्यीय खेल प्रतियोगिता के प्रतिशत को दर्शाता है। अंतर्राज्यीय खेल प्रतियोगिता की कुल संख्या दिया है और 200 मानते हुए
2015-16 में अंतर्राज्यीय खेल प्रतियोगिता की संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। बोल रहा टोटल 200 प्रतियोगिता मानते हुए 2015-16 यानी 2015 और 2016 का अंतर निकालना है, प्रतियोगिता की संख्या का अंतर। तो 15-16 कौन है, यहाँ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक दिया हुआ है, हमको 15-16 चाहिए, यानी ये पीला वाला और उसके नीचे वाला, यानी ये 2 और ये 14 हमको, तो यानी इसका अंतर 14 - 2 हो जाएगा, 15 हो गया और 16 हो गया, इसका अंतर कितना है 12। तो हम डायरेक्ट 200 का 12% अंतर हो गया, 200 का 12% निकाल देंगे, 0 0 गया, 12 दूनी 24, 24, ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया रेखा ग्राफ उन छात्रों को दर्शाता है जिन्होंने 2012-18 की अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों से XYZ परीक्षा में भाग लिया। मतलब XYZ परीक्षा में भाग लिया वर्ष 2012 में सभी राज्यों से कुल मिलाकर XYZ परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की औसत संख्या का बात कर रहा है, वो भी 2012 का, पूरा 2012 से 18 का अवधि का दिया हुआ है, यानी 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18 का अवधि दिया हुआ है, लेकिन बोल रहा सभी राज्यों में XYZ परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या, वो भी है 2012 में। तो सभी राज्य कौन है, हरियाणा, यूपी, केरला और उत्तराखंड, 2012 का बात कर रहा है, 2012 का बात कर रहा है। तो 2012 में ये सभी राज्यों का बात कर रहा है। तो 2012 में एक है 100, एक है 200, एक है 300 और एक है 500, यानी हरियाणा, यूपी, केरला और उत्तराखंड में 100, 200, 300, 400 है। तो बोल रहा है इसका औसत, तो औसत इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं ना, औसत इज इक्वल टू राशियों का योग, यानी इसका योग हो गया, दो सबको जोड़ दिए, बटा राशियों की संख्या, यानी 1, 2, 3, 4 है, तो राशियों की संख्या 4 हो जाएगा। तो औसत निकालने के लिए औसत इज इक्वल टू जोड़ दो, 2, 1, 3, 3, 6, 5, 11, यानी 1100 बटा 4, 4 से भाग देंगे तो हो जाएगा 11 इंटू 25, 4 से 25 बार में, 100 कटेगा 25 बार में, तो 5, 7, 2, ऑप्शन नंबर 3। हम ये काट लिए, 4 से 25 बार में 100 कटता है, तो 11 इंटू 25 हो जाएगा, 11 इंटू 25, तो औसत निकल गया एवरेज 275, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया गया पाई चार्ट 2012 से 18 तक विभिन्न वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के प्रतिशत को दर्शाता है। अंतर्राज्यीय खेल प्रतियोगिता की कुल संख्या 200 है, तो मानते हुए 2012, 13, 17, 18 में आयोजित प्रतियोगिता की कुल संख्या। अगर हम टोटल 200 प्रतियोगिता हुआ है, बोल रहा है 12, 13, 17, 18, यानी 12, 13 और 17, 18, 12, 13 यानी ये हो जाएगा, ये मतलब 22, 20 और 17, 18 यानी 16 और 18, 16 और 18 की कुल प्रतियोगिता की संख्या निकालना है। जोड़ दो, 6, 8 से 14, 2, 16 बचा 1, 4, 2, 6, 1, 7, यानी 76% हो गया। अब 200 का डायरेक्ट 76% निकाल दो, 0 0 गया, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 1 15, 152, ऑप्शन नंबर 4। ये था लास्ट क्वेश्चन। इसी तरह का सॉल्यूशन के लिए आप मेरे साथ बने रहें। मेरा नाम है आशीष कुमार, हम आपको इसी तरह का सॉल्यूशन देते रहेंगे एनटीपीसी के सारा सेट में, और हम एएलपी का भी जल्दी ही शुरू करने वाले हैं, टेक्नीशियन का। तो मेरे साथ बने रहें, धन्यवाद।